फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनुभव से सीख भाग 1। गीता, क्या बात है, कल बिना बताए छुट्टी कर ली तूने। कितनी बार कहा है एक दिन पहले बताया कर या सुबह ही फोन कर देती। माँ किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार करते हुए गीता हमारी हाउसमेट से बात करती जा रही थी। गीता ने चुपचाप माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया। शीला, पहले हम सबको नाश्ता दे दो, फिर अपनी सहेली से खूब गप्पे मारना और गुस्सा भी कर लेना। पापा ने माँ को याद दिला दिया कि हम सबको देर हो रही है। माँ नाश्ता लेकर बाहर आ गई और गीता सबके लिए चाय छानकर कपों में ले आई। जाओ गीता, पहले चाय नाश्ता कर, फिर काम करना। गीता दीदी हमारे घर में 5-6 सालों से काम कर रही है। तब तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी। उनकी और मेरी उम्र में मुश्किल से 1 साल का ही फर्क था। मैं तब कॉलेज के सेकंड ईयर में थी और मेरा छोटा भाई 12वीं में ही था। माँ ने कहा, ये गीता दीदी है, आज से हमारे घर में काम करेगी। सावली रंग की गीता की नैन नक्श और हाइट सही होने के कारण अच्छी दिखती थी। 8वीं तक पढ़ी गीता जल्दी ही माँ से खूब घुल मिल गई और मैं भी कभी कभार उसे बातें करती तो वो खुश हो जाती। गीता का पढ़ने में बहुत मन लगता था, पर घर में 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी होने के कारण उसकी पढ़ाई बीच में ही रोक दी गई, क्योंकि माँ घरों में काम करके मुश्किल से घर चला पाती थी। पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे, पर उनको घर और अपने बीवी बच्चों से कोई खास लगाव नहीं था। बस घर का किराया भर देना और थोड़ा बहुत राशन डलवाकर अपने कर्तव्य की पूर्ति समझ लेते। वैसे उन्हें कोई बुरी आदतें नहीं थी, जैसे कि आमतौर पर इस वर्ग के पुरुषों में होती है। बस उनकी समाज सेवा और लोगों की नजरों में अच्छी छवि की चाह में ऐसे फालतू के कामों में लगे रहते। अपनी छुट्टी हो या फैक्ट्री से आने के बाद का समय हर वक्त आसपास के लोगों के साथ चौपाल सी लगी रहती। कई बार अपनी बीवी सरोज की मेहनत के पैसों को भी किसी की मदद के लिए दे आते। इन सब के चलते गीता को भी उसकी माँ ने काम पर लगा दिया। कम से कम अपनी शादी के लिए ही पैसे जोड़ लेगी, यही तो सोचा था उसकी माँ ने। गीता अपने बहन भाइयों को पढ़ते और स्कूल जाते देख ही खुश रहती। मुझे आज भी याद है, मेरा छोटा भाई वैभव बहुत चिढ़ गया था जब माँ ने कहा कि गीता को दीदी कहोगे तुम दोनों। वैभव बोला, माँ, वो मुझसे 1-2 साल ही तो बड़ी होगी और हाउसमेड को कौन दीदी कहता है। माँ ने कहा, कोई कहे या ना कहे, पर तुम दोनों दीदी ही कहोगे। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी दीदी कहने में, पर वैभव को थोड़ी दिक्कत हुई, पर फिर भी वो मान गया। राखी आई तो माँ ने गीता को भी एक राखी देते हुए कहा कि भैया को भी तू राखी बांध दे। गीता तो बहुत खुश हो गई और उसने तुरंत वैभव के हाथ पर राखी बांध दी। वैभव को एक काम वाली से राखी बंधवाना पसंद तो नहीं आया, पर माँ पापा से बहस हम लोग कभी भी नहीं करते थे। उस दिन माँ ने वैभव के हाथों ही गीता को गिफ्ट भी दिलवाया। शुरू शुरू में उसके दोस्त कभी घर आते और गीता को दीदी कहते सुनते तो कईयों ने वैभव का मजाक भी बनाया कि काम वाली को दीदी क्यों कहता है। वैभव को बहुत गुस्सा आया था माँ पर कि उनकी वजह से दोस्त उसको चिढ़ाते हैं। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, सही बातें भी सबको ठीक लगे जरूरी तो नहीं, पर अगर मैं कभी मर भी जाऊं तब भी गीता को दीदी ही कहना और इसकी इज्जत करना, और ध्यान रहे ये तुझे राखी बांधती है तो इसकी रक्षा भी करना। उस दिन के बाद से वैभव ने कुछ नहीं कहा। गीता हमारे घर काम करने के बाद 2-3 घर भी काम करने जाती थी। 4-5 हजार रुपए कमा लेती थी, पर बेचारी ज्यादा दिन वहाँ काम नहीं कर पाई। एक घर में उस घर के अधेड़ मालिक ने बदतमीजी करनी चाहिए उससे। जब उसने मालकिन से कहा तो उसने उल्टा उसको ही गलत ठहरा दिया और जिन घरों में काम करती थी वो सबको सावधान रहने को कह आई। अब उसका एक घर में काम ही छूट गया था। कुछ दिन ठीक से बीते उस बेचारी के। फिर एक घर में जवान बेटे ने उसे शिकार बनाना चाहा। शायद गरीब लड़कियों को सभी वर्ग के पुरुषों द्वारा आसानी से शोषण करने की वस्तु मात्र समझ ली जाती है। इस बार गीता दीदी ने समझदारी से काम लिया और उसकी शिकायत ना करके काम नहीं कर पाऊंगी कहकर काम छोड़ दिया और अपने पैसे भी लेने नहीं गई वहां पर। अच्छी बात हो या बुरी बात, माँ हम सबको एक साथ खाने की मेज पर ही बताती थी। उन्होंने कभी भी मुझे और वैभव में कोई अंतर नहीं किया, तो ये बात भी उन्होंने पापा के सामने हम दोनों को बताई और आखिर में वैभव को कहा, बेटा आज तो तू समझ ही गया कि दीदी कहने को क्यों फोर्स किया मैंने। चाहे गीता हो या तेरी दीदी, तेरे लिए बराबर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि तू सबको ही बहन समझ, पर इज्जत तो तुझे सबकी करनी है, चाहे तेरी बीवी ही क्यों ना हो। फ्यूचर में भी अगर तुम दोनों को कोई पसंद आ जाए तो अपनी सीमा का ध्यान रखना। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए
और पापा वो तो हमेशा ही माँ से इम्प्रेस रहते हैं। उस दिन की बात हम दोनों के दिमाग में ही बैठ गई। वैभव भी अब गीता को दीदी सिर्फ कहने भर तो नहीं कहता था, दिल से मानने भी लगा था। कभी बाहर से वो कुछ लाता तो गीता को गिनना नहीं भूलता था। शायद हमने भी माँ और पापा को ऐसा करते देखा, तभी हम भी सीख गए। वो तो छोटी छोटी चीजें पाकर भी खुश हो जाती। एक दिन उसने माँ को कहा, मेरी अम्मा और घरों में काम करने को कह रही है, पर मैं कहीं दूसरे घर में काम करने से डरती हूँ। घर जाकर अम्मा को बताया भी, पर वो भी क्या करे, पैसे तो चाहिए ही हैं। माँ ने गीता दीदी को बोला, तू मेरे घर सारा दिन काम के लिए रुक जा, मैं तुझे उतने ही और पैसे दे दूंगी जितने तुझे उन 3 घरों से मिलते थे। ठीक है आंटी जी, आप मुझसे सारा दिन क्या काम करवाओगे, सब काम तो 11 बजे तक ही हो जाता है। गीता ने माँ को कहा तो माँ ने हंसते हुए कहा, तू उसकी चिंता मत कर, मैं तेरे लिए काम निकाल दूंगी। तू सुबह 8 बजे आना और 3-4 बजे तक चली जाना। वो बहुत खुश हो गई। मैं और वैभव हैरान थे, पर हमने सोचा कि देखते हैं क्या होता है। सुबह वैभव स्कूल निकल जाता है और मैं कॉलेज, और पापा अपने काम पर। माँ ने पापा को बता दिया था कि गीता अब 3-4 बजे तक रहा करेगी। पापा की आदत रही है कि वो घर के मामलों में माँ को टोकते नहीं हैं। शायद इसलिए माँ भी कोई फैसला लेकर ही बताती है, पूछती नहीं। मेरी सहेलियाँ जब बताया करती थी कि उनके घर की हर छोटी बड़ी बात का फैसला उनके पापा लेते हैं, तो मुझे हैरानी होती थी। कई बार सहेलियाँ मेरी बात सुनकर कहती, लगता है तेरी माँ ने पापा को काफी दबा कर रखा है, जो तेरी माँ सब कुछ खुद डिसाइड कर लेती है। मैंने माँ को अपनी सहेलियों की बातें बताई तो वो हंसती। उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, ऊपर से पापा को भी बता दिया। तब पापा ने कहा कि तुम्हारी माँ बहुत समझदार है, मुझे यकीन है कि वो ठीक से डिसीजन लेती है और सही राय भी देती है, इसलिए मैं दखल नहीं देता और मैं बिना घर की टेंशन लिए आराम से अपना काम कर पाता हूँ। खैर अगले दिन से गीता दीदी आई तो माँ ने अपनी सिलाई मशीन निकलवाकर बाहर रखी। मैं और वैभव जब वापस आए दोपहर को, माँ और गीता सिलाई मशीन पर काम कर रहे थे। पहले दिन उसे कपड़े पर सिलाइयाँ लगाना सिखाया था माँ ने। माँ उसे खाली टाइम में कपड़े काटना सिलना सिखा रही थी। गीता दीदी बहुत मन से सीख रही थी। पूरे 6 महीने की मेहनत में वो लड़कियों के कपड़े सिलना सीख गई थी। माँ ने उसे काफी कपड़े दिए सिलने के लिए। धीरे धीरे उसके हाथ में सफाई आ रही थी। माँ तो बहुत खुश थी क्योंकि उनकी स्टूडेंट बहुत होशियार थी। थोड़ी बहुत हाथ की कढ़ाई और बुनाई भी माँ उसको सिखाकर परफेक्ट करना चाह रही थी। मेरा कॉलेज पूरा होने तक वो काफी कुछ सीख गई थी। माँ ने कॉलोनी के एक बुटीक वाले को बोलकर थोड़ा काम देने को कहा, तो उसने कुछ दिन गीता को उनके वहाँ के काम का तरीका सिखा। कुछ सिंपल सूट उसको घर से सिल कर लाने को कहा। ऐसे वो हमारे घर से सिलाई मशीन पर सिल कर ला देती और वो उसे कुछ पैसे दे देता। गीता में आत्मविश्वास आ रहा था। आत्मनिर्भर तो पहले से ही थी, पर सिलाई कढ़ाई और बुनाई का काम घर बैठकर करने की कला तो माँ ने सिखा दी थी। उसकी खुशी से हम लोग भी खुश थे। मैं आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वैभव तो कॉलेज में ही था भी। गीता के लिए उसके पापा ने एक रिश्ता देख लिया था। लड़का थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था और उसके पिता उनके साथ ही फैक्ट्री में काम करते थे और लड़का किसी बड़े शोरूम में सेल्समैन का काम करता था। बिना दहेज लिए शादी कर रहा था लड़का, तो माँ को भी ठीक लगा। घर भी उनके पीछे की 2 गली छोड़कर था। 2-3 महीने में ही शादी भी हो गई। माँ और पापा गए थे उसे आशीर्वाद देने के लिए। माँ ने गिफ्ट में उसे सिलाई मशीन ला कर दी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। माँ ने मुझे फोन पर बताया था, गीता के जाने के बाद माँ उसको बहुत मिस करती थी, पर वो तो अपने नए परिवार में बिजी होगी सोचकर खुश हो लेती। नई हाउसमेट ढूंढना भी एक बड़ा काम हो गया। किसी का काम पसंद नहीं आ रहा था तो किसी की आदत। 1 महीना तो ऐसे ही निकल गया और जैसे तैसे एक मिडिल एज हाउसमेट रख ली। शादी के 2-2.5 महीने के बाद गीता दीदी माँ से मिलने आई। माँ ने सबका हाल चाल लिया। वो खुशी खुशी सब बता रही थी। उसने माँ से पूछा कि मैं आपके काम पर वापस आ जाऊं। माँ को और क्या चाहिए था। उन्होंने उसे अगले ही दिन आने को कह दिया और जो काम कर रही थी उसको पूरे महीने के पैसे देकर मना कर दिया। रात को माँ ने मुझे फोन पर गीता दीदी के आने का बताया और सब बातें भी, तो मुझे भी तसल्ली हुई कि माँ को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। गीता दीदी सब संभाल लेगी। कभी कभार संडे को जब मैं दिन में घर पर फोन करती तो गीता से भी बात कर लेती थी। मैंने माँ से पूछा, ये अब भी शाम तक रहती है क्या? माँ ने कहा, रहती तो है, पर वो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेती।
वो बुटीक से कपड़े लाकर यहीं सिलती है क्योंकि उसके घर में इतनी जगह नहीं है। ठीक है माँ, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। आप पूछते रहना बीच बीच में कि सब ठीक चल रहा है या नहीं, कहीं कोई जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है बेटा, पूछ लूंगी। मैं सोच रही थी कहाँ हम लोग घर में किसी काम को हाथ तक नहीं लगाते क्योंकि हमारे पास एक बहाना रहता है पढ़ने का। पर गीता दीदी को देखो, अपने घर में भी तब भी घरों में काम, और अब शादी के बाद भी सोचकर मन दुखी हो गया। मैं अपनी कॉलेज की छुट्टियों में घर जाया करती थी तो गीता दीदी से उसके ससुराल के बारे में पूछती रहती थी। वो कहती थी सब ठीक है, पर हमने नोटिस किया था कि वो पहले से ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। माँ ने भी उसको बहुत बार कहा कि सब लड़कियां शादी के बाद मोटी हो जाती हैं और एक तू है सूखती जा रही है। जवाब में कहती, नहीं आंटी जी, मैं वैसी ही हूँ, आपको ही लगता है। उसने मुझे भी यही जवाब दिया तो मैंने कहा, नहीं गीता दीदी, हम ठीक कह रहे हैं, तुम बहुत कमजोर होती जा रही हो। उसने टालना चाहा पर मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो उसको परेशान होकर अपनी गिरती सेहत का कारण बताना ही पड़ा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।